नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री से स्नेहहीन भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की कामना करते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम उन्हें प्रदेशवासियों की सेवा करने की शक्ति प्रदान करे और उन्होंने विश्वास जताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास और प्रगति के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और शहर के शिव प्रसाद गुप्ता हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान कर मानवता और सेवा का संदेश दिया है और यहां आयोजन हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में सेवा दिवस के रूप में आयोजित किया गया। शिविर में कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा ज़रूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान किया और आयोजकों ने कहा है कि रक्त की एक यूनिट कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है और कार्यक्रम के माध्यम से समाज सेवा, मानवता और जन कल्याण की मजबूत संदेश दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया दी है। डीएमके द्वारा गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता की राजनीति में विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ा दिए हैं और गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और डीएमके ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में सत्ता की महत्वाकांक्षा के चलते राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बढ़ती दूरी विपक्ष और आंतरिक चुनौतियों को उजागर करती है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अच्छा, आखिर डीएमके ऐसा क्यों न करे? कारण जो डीएमके और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस सत्ता की भूख इतनी जगी हुई है कि वो सारी मर्यादा को तोड़ दिया तमिलनाडु में और बिन बुलाए वहां पहुंच गया। ये सत्ता के लिए राहुल गांधी इतने व्याकुल हैं कि भारत में गृह युद्ध भी हो जाए तो इनकी मानसिकता यही है। इनकी मानसिकता सत्ता के भूख में दुनिया में जाके भारत को गाली देना है। इनकी मानसिकता सत्ता के भूख में देश के अंदर जातीय तनाव हो जाए कोई तो भी ठीक है। इनकी मानसिकता सत्ता के भूख में कांग्रेस को इन्होंने बना दिया माओवादी मुस्लिम कांग्रेस। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 54वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ब्रजेश पाठक ने
कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है और संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता से हटने के बाद ही की गई टिप्पणियां राजनीतिक बौखलाहट को दर्शाती है और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता वर्तमान परिस्थितियों से संतुष्टि का अनुभव कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आपने जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में अपराध पर और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है, वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दीर्घायु हों। सर, पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने ध्वस्त करके रख दिया था, एवं देन वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती रही। अब तो हद हो गई सत्ता से हटने के बाद बौखलाहट में जिस ढंग से गृह मंत्रालय के खिलाफ उन्होंने अनर्गल टिप्पणी की है, वहां की सरकार ने उन पर कानून के तहत कार्रवाई की है। उस पर पश्चिम बंगाल की जनता इस समय वास्तव में बहुत सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर रही है। कोलकाता में बसपा नेता लोकेट चटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्षों पहले जिन मुद्दों को लेकर बसपा ने आवाज़ उठाई थी उनसे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकेट चटर्जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक संरक्षण के दम पर उद्योग जगत को नुकसान पहुंचाया और कई लोगों का भविष्य प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि मामले से जुड़े सभी लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर भी सवाल उठाए और दावा किया है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम 12 साल पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्वरूप विश्वास को लेके। पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री में राजनीतिक रंग लगा के पूरा कोई कुछ इंडस्ट्री में अभी नहीं है, खत्म हो चुका है। आर्टिस्ट लोगों का, टेक्नीशियंस लोगों का काम चला गया। फेडरेशन में भी, सब जगह में भी डिवाइड एंड रूल्स कर दिया है। स्वरूप विश्वास क्यों? स्वरूप विश्वास के साथ इतना दिन से बहुत सारा लोग उसके साथ रहते थे, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अकेला स्वरूप विश्वास नहीं है, उसके साथ बहुत सारा लोग हैं तो उसके आसपास घूमते थे, उसको सपोर्ट देते थे। वो लोग कहाँ हैं अभी? वो लोग अभी बीजेपी दिखा रहे हैं, तो उसको भी अरेस्ट होना चाहिए, उसको भी शास्ति होना चाहिए। क्योंकि इतना लोगों का, टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट लोगों का इन्होंने करियर, सब जीवन बर्बाद किया है। और उसका जो इसके बाद तो उसका बड़े भाई है, उसका भी अभी घंटा बज गया है, अभी वो भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब हो रहा है ये। दीदी, एक आखिरी सवाल ये है कि आपको जैसे पता है कि 58 एमएलएस जो है अलग हो चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से। ऋतुपति भट्टाचार्य ऑपोजिशन लीडर रिकॉग्नाइज कर दिया गया स्पीकर से, लेकिन उसमें से काफी सारे एमएलएस जो कि माइनॉरिटी एमएलएस है, मुस्लिम एमएलएस है, वो वापस जाना चाह रहे हैं, ये खबर आ रहा है। तो क्या ये ऑपोजिशन को लेकर के ऑपोजिशन? देखिए, एक्चुअली यहाँ पे कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। ऑपोजिशन होने के लिए इन लोगों का गट्स भी नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि अपना एमएलए का पद जो है वो बचाने का, अपने जो पैसा बचाया है उसको बचाने के लिए ये सब चल रहा है, जितना दिन से जनता से लूट दिया है। तो अभी उन लोगों का इंटरनल है, तृणमूल खत्म हो चुका है। ये तृणमूल से तोड़ के छोटा 7, 10, 8 पार्टी छोटा बनेगा। एक एमएलए का एक पार्टी, 2 एमएलए का एक पार्टी, ऐसा होगा। आप देखते रहिए फ्यूचर में क्या हो रहा है। तृणमूल का कोई कुछ नहीं रहेगा और ऑपोजिशन भी यहीं पे पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। मुंबई में शिवसेना सांसद संजय राउत ने इंडिया गठबंधन की आगामी बैठक और डीएमके के रुख को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें गठबंधन के भविष्य और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। संजय राउत ने कहा है कि तमिलनाडु के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है, इसलिए उन्हें
नहीं लगता कि डीएमके का कोई प्रतिनिधि बैठक में शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि गठबंधन में टीवीके के नए सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद उसकी भूमिका और भविष्य की राजनीति पर चर्चा की जाएगी। डीएमके के बैठक बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा है कि पार्टी में संयम बरतना चाहिए था। उनके अनुसार तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के पास सीमित विकल्प थे और उसी के आधार पर निर्णय लिए गए। शामिल नहीं होगी, क्या वजह? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 8 जून को है। कांग्रेस के नेता जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी का उद्धव जी को उस बारे में फोन आया था, बातचीत हो गई है। हम सोचेंगे क्या करना है। महाराष्ट्र में भी बहुत काम है इस बार। बात रही डीएमके की। देखिए, जब चुनाव हुआ तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहाँ जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से, विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। सर, फूट नहीं पड़ी आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है फूट पड़ी। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। जिस तरह से स्थिति बनी है तमिलनाडु में, तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं था। सर, सीजेए ने अलग अलग पार्टियों के नेता को बुलाया है, लेकिन विदाउट में बुलाया है। इस तरह आप जाने वाले हो क्या? किस तरीके से? किसने बुलाया है? सीजेए सर, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने बुलाया हुआ है सब पॉलिटिशियंस को। मुझे मालूम नहीं, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। भुवनेश्वर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बसपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी का संदेश दिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि मुख्यमंत्री ने उनकी फिल्म देखने के लिए समय निकाला है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि फिल्म के माध्यम से लोग भारत भाग्य विधाता के वास्तविक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण में उसके महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हमें जो है सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर जो भारतीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी जो मुहिम है एक पेड़ मां के नाम पर, प्रधानमंत्री जी ने कई करोड़ों क्या अरबों खरबों पेड़ लगाने की जो शपथ ली है, उसका आज हम सब हिस्सा बने। हमेशा की तरह एक पेड़ मां के नाम हमने उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर भुवनेश्वर में आज मैंने लगाया है। उसका मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आज मुख्यमंत्री जी ने हमें समय दिया है हमारी फिल्म देखने के लिए, तो हम सब बहुत उत्सुक हैं और हम चाहते हैं कि जन जन जो है हमारी फिल्म से जुड़े और जो हमारी फिल्म में जो हर भारतीय में जो भारत के प्रति आत्मीयता है, उसका जो एक वो भारत भाग्य विधाता का जो असली मूल्य है, उसको जो है हम समझे और भारत के जो भाग्य विधाता है, हमारे जन साधारण लोग जो दिन ब दिन भारत के लिए इतना कुछ करते हैं, उनका जो है हम मान सम्मान करें। धन्यवाद। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के बसपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने विश्व पर्यावरण दिवस और बसपा के कार्यक्रमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों के केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भारत के नहीं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले भारतीय भी ऐसे कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बसपा सरकार का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने इससे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा है कि 20 तारीख को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा प्रस्तावित है।
क्या कहेंगे? देखिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सारे दुनिया के अंदर एक जागरूकता लाए है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता नहीं, जो आम नागरिक है वो भी आज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अरे पूरे देश में नहीं, पूरा दुनिया में हो रहे हैं। जहां जहां भारतीय बसे हुए हैं, पूरा इंडियन डायस्पोरा जो है वो आज इसमें शामिल है। आज खुशी का दिन है। सबको अपने माँ की नाम याद करके, जिसका माँ इस दुनिया छोड़ के चली गई, उसको भी याद करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। इससे बड़ा आनंद और खुशी का मुहूर्त हम लोगों के लिए बहुत काम आया जीवन में। बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इस बार आप लोग 28 को फाउंडेशन डे पश्चिम बंगाल का जो होगा, इससे पहले नहीं हुआ, दिस इज फर्स्ट टाइम आप लोग मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी जाने वाले हैं, उसके अलावा 21 को इंटरनेशनल युवा डे भी वहाँ पर आयोजित होगा। कैसे देखते हैं, क्या करेंगे इसके विषय? देखिए, इस बार तो जितना खुशी ऊपर वाला ने पूरा भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को दे दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। हमारा पुराना सपना गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार, उसी का साथ साथ समा परिषद के भूमि में समा परिषद की सरकार। 1947 के 20 जून उस समय प्रादेशिक आईन सभा में समा परिषद द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए थे, आज जो लोग उसका समर्थन किया था और आज के पश्चिम बंगाल के जन्म हुआ, तो उसको हम स्टेटहुड डे करके मना रहे हैं। स्वतंत्रता का बाद तो माहौल दूसरा था, लोग इसके बारे में सोचता कम था और सोचने का अवसर भी नहीं था। लोग ये मानते थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन.सी. चैटर्जी, ए.सी. चैटर्जी, যদুনাথ सरकार, रमेश चंद्र मजुमदार जो से लेकर के मेघनाथ शाह और पूरा कांग्रेस का जितना हिंदू विधायक थे, और इस प्रस्ताव के विपक्ष में रहते हुए भी अंतिम क्षण पे जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का दो नेता कॉमरेड ज्योति बासु और आपका रतनलाल ब्रह्मन ने भी इस वोटिंग पे शामिल हो गया, इसका पक्ष में वोट डाला था। तो उसके उस दिन एक ऐतिहासिक दिन है। उसी महेंद्रगढ़ में प्रधानमंत्री जी एक साथ 20 जून का हमारा स्टेटहुड डे और उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल योगा डे जो है उसका ऑब्जर्व करने के लिए शिलांग में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन भागीदारी का आह्वान किया। और जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में लाखों कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। नड्डा ने कहा है कि भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं इस मुहिम से जोड़कर प्रकृति संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। लोग यहाँ जब मेघालय में हैं, शिलांग में, तो यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो हमारा कार्यक्रम है वृक्षारोपण का, पौधा लगाने का, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता लाखों स्थानों पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर 2024 में 5 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के रक्षण के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब लोग अपनी पूरी ताकत के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। और एक पेड़ माँ के नाम, माँ इसलिए क्योंकि माँ बच्चों की हमेशा सेवा करती है, बिना किसी शर्त के सेवा करती है, आजीवन सेवा करती है। उसी प्रकार ये प्रकृति हमारी हमेशा सेवा में रहती है।
हमें जीवन देती है और हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में और जीवन को उत्तम बनाने में उनका पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में पर्यावरण के लिए एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत की और 2024 में इसकी शुरुआत हुई। 2025 में इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया और 2026 में आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और मैं कहूँगा करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों पर पर्यावरण में शामिल हो रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जब हम यहाँ शिलांग में थे तो हमने भी पर्यावरण में अपना योगदान। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे होमरी टीवी भारत।